क्या पढ़े थे? नया चैप्टर स्टार्ट करना। चलिए ठीक है, सुनिए। नया चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। पहले तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, क्या होता है और क्यों ये बना है थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा पहले सुन लो। थर्मोडायनेमिक्स तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे, केमिस्ट्री में है। 11th-12th में तो 11th में तो पढ़ा ही होगा, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स है और आपका फिजिक्स में भी है। तो पहली बात तो ये है कि इसको इससे रिलेट मत करना। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इसके जस्ट अपोजिट है। जैसे थर्मो का फर्स्ट लॉ जो देखोगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस दिखाई देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, बट हमेशा हर एक चीज़ को कॉमन नहीं माना जाएगा। वहाँ चीज़ें अलग पढ़नी है, यहाँ चीज़ें अलग पढ़नी है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में जो जो चीज़ें साइन है, इसमें अपोजिट साइन यूज़ होता है, ठीक है। दूसरी बात, हमें थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, अगर मेनली देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ज़्यादा है ही नहीं। बस जीरो लॉ है, फर्स्ट लॉ है एंड सेकेंड लॉ है, ठीक है। यही थर्मोडायनेमिक्स के हमारे 3 लॉ जो हैं, जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन्हीं लॉ पे कुल मिला के बात करनी है। उसके बाद इसी के अंदर छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो कैरनॉट इंजन आएगा, ठीक है। हीट इंजन की बात होगी। इसी में आपने पढ़ा होगा CPCV, पढ़ा होगा ना, स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। CPCV में रिलेशन क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है। तो ये बस इतनी चीज़ें पढ़नी है। मेनली अगर देखा जाए तो यही हमारे पास 3 जो इम्पोर्टेंट है, इसी पे बात करेंगे, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहली चीज़ तो हमने आपको बताया कि हमें फिजिक्स में जो पढ़ना है, चाहे वो केमिस्ट्री में, दोनों के लिए इंट्रोडक्शन का पार्ट तो सेम है कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। तो थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है थर्मोडायनेमिक है। थर्मो का मतलब कहीं ना कहीं हो गया टेम्परेचर या हीट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, और डायनेमिक का मतलब उसका मूवमेंट या मोशन हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हीट का मोशन हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रही है, मतलब वही चीज़ पढ़ना है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, बट थोड़ी सी चीज़ें अलग होंगी। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को हम बोलते हैं एक, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अ साइंस। ये पूरा साइंस का एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील विद, जो डील करता है किस चीज़ पे, तो थर्मोडायनेमिक्स डील करता है, अभी मैंने बोला टेम्परेचर है, हीट है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों पे डील कर रहा है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील विद, हम लिख सकते हैं ट्रांसफ़र या मूवमेंट ऑफ हीट, मूवमेंट ऑफ हीट। सिंपल से अभी बस ये डिफिनीसन नहीं है, ये मतलब एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हीट एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। अब ट्रांसफ़र होने का मेथड अलग अलग हो सकता है, लाइक एनर्जी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं,
तो इसमें हम पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि सर इसके अंदर हम बात करेंगे प्रेशर का, बड़ी बड़ी चीज़ों का, मतलब इट डील विद प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, ये बड़ी बड़ी चीज़ों पे बात करेगा। मतलब अगर हम देखें तो एक जगह से दूसरे जगह हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का वो जो भी गैस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स में गैस की बात की जाएगी, तो जो गैस है या कोई फ्लूइड है तो उस फ्लूइड के प्रेशर में, टेम्परेचर में, वॉल्यूम में किस चीज़ में चेंज हो रहा है, इस पे बात करेगी। मतलब ये एक बल्क प्रॉपर्टी है, तो हम ये भी बोल सकते हैं इट डील विद अ बल्क प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मैटर के बल्क प्रॉपर्टी पे डील करती है। तो सर बल्क प्रॉपर्टी क्या होती है? यही प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के कहना ये है ना कि थर्मोडायनेमिक्स में हम अगर मेनली देखा जाए ना तो इन्हीं पे बात ज़्यादा करना होगा। जैसे आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पढ़ा है ना? तो इसमें एन और आर तो हटा ही दो, ये तो एक कांस्टेंट होते हैं, जो भी आपने आइडियल गैस के इक्वेशंस को पढ़ा है। तो इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, क्या यही तीन होते हैं मेनली? तो उसमें पी वी एन आर टी के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यही हमारे मैक्रोस्कोपिक हैं। मैक्रो का मतलब होता है जो बड़ी चीज़ें होती हैं, और माइक्रो का मतलब होता है जो छोटी होती हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखो, थर्मोडायनेमिक्स में कोई छोटी छोटी मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे हम जाते ही नहीं हैं। तो अगर हम देखें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अभी हमें आगे पढ़ना है, केटीजी एंड माइक्रोस्कोपिक केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों आपस में क्या डिफर कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा ध्यान से देखो, केटीजी जो होता है इट डील विद, अगर पूछ ले या समझना हो आपको तो यहीं से समझ जाओगे कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। दोनों का मतलब सेम है, दोनों में एक ही चीज़ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक का मतलब है मोशन, और थ्योरी गैस की काइनेटिक क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसका मोशन कैसा होगा, उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कैसा होगा, हर एक चीज़ इसमें पढ़ना है। मगर कैसे पढ़ना है? तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसके मॉलिक्यूल्स पे जाके देखेंगे। जबकि क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पे जाना पड़ेगा? नहीं, इसमें ओनली इसके बल्क प्रॉपर्टी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, पूरे को एक सिस्टम मान के पढ़ा जाएगा। जबकि इसमें सिस्टम से लेना देना नहीं होगा, इसमें हम एक मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन, मोशन ऑफ कैसा है, क्या है। तो इट डील विद अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। यहीं से बात क्लियर हो गई। और ये कैसे डील कर रहा है अभी आपने देखा, इट डील विद अ मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। बस ये दोनों में डिफरेंस है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या आ जाएगा सर? माइक्रोस्कोपिक लेवल में ऑन द मॉलिक्यूल्स बेसिस, ऑन अ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी पे जाएंगे। जबकि इसमें क्या मॉलिक्यूलर पे जाओगे? नहीं, ऑन द टेम्परेचर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉल्यूम और क्या मैंने बोला? प्रेशर, इस पे बात की जाएगी, ठीक है। इसमें हम मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करेंगे और इसमें हम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मेनली अगर देखा जाए तो यही होता है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और क्या कहते हैं हमारा थर्मोडायनेमिक्स, दोनों में हम एक ही बात करते हैं कि हीट जो है, एनर्जी जो है, वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफ़र की गई, मूवमेंट कैसे कराया गया। मूवमेंट कराने के लिए बहुत सारे तरीके होंगे, अभी हम बात करेंगे उस, ठीक है। अब हम इस पे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जान गए हैं कि साइंस का ब्रांच है, किस पे बात करेगा। तो थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर हमें टर्म और वो चाहिए कि जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज़ होने वाले टर्म्स, तो पहले उन टर्म्स की बात करते हैं।
टर्म्स रिलेटेड इन अ थर्मोडायनेमिक, ठीक है भाई, टर्म्स रिलेटेड इन अ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो टर्म यूज होते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हम टर्म क्या लिख सकते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत सारे टर्म यूज़ होंगे, ठीक है। थोड़ा अगर हम बात करें तो जैसे मान लो स्टेट ऑफ इक्वेशन, या स्टेट ऑफ इक्वेशन लिखने से पहले थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज होने वाले टर्म्स, जैसे मान लो हम ऐसे बोल दें वेरिएबल्स जो यूज हो रहे हैं, तो वेरिएबल्स में क्या क्या है? जैसे मान लो हम बोल दें थर्मल कंडीशन जो है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज होती हैं, ठीक है। तो मेनली मान के चलो मैं आपको बता दूं 3-4 हमारे पास यूज होते हैं, मैं उन पे बस उसका हेडिंग लिख के समझा दे रहा हूँ। आप उसका यूज जहाँ पे करोगे ना वहाँ पे समझ में आएगा आपको कि क्या इसका मतलब होता है। बस एक सेकेंड। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम सबसे पहला है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सर ये क्या होता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये पहला टर्म्स यूज होने वाला है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मतलब पूरा एक सिस्टम जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे बन के पूरा एक कंटेनर, जैसे मान लो एक कंटेनर के अंदर हमने गैस बंद कर दिया, ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स पे हम बात ही नहीं करना है, हमें तो पूरे उस कंटेनर पे बात करना है। तो उस पूरे कंटेनर के अंदर बंद गैस है, उसमें ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है हीट का, प्रेशर उसका कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, इन सारी चीज़ों पे जब बात करेंगे तो वो सिस्टम हमारे किस नाम से जाना जाएगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसे हम ऐसे बोल दें गैस इनक्लोज, बस एग्जाम्पल से बोल रहे हैं, इनक्लोज इन अ कंटेनर, किसी कंटेनर के अंदर क्या इनक्लोज है? गैस, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा पूरा, ठीक है। दूसरा, सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, ऑल थिंग्स आउटसाइड ऑफ कंटेनर। कंटेनर जो हमने गैस का कंटेनर बंद किया है, ये गैस लिया है तो गैस को हमने कंटेनर में बंद कर दिया है। अब इस गैस को हमने नाम क्या दे दिया? सिस्टम नाम दिया। कौन सा सिस्टम? थर्मोडायनेमिक। इसके चारों तरफ बाहर की जो भी चीज़ें होंगी क्या वही उसका सराउंडिंग कहलाएगा? तो मतलब ऑल थिंग्स आउटसाइड ऑफ द कंटेनर, इस कंटेनर के बाहरी जो भी चीज़ प्रेजेंट होंगी उसके लिए वो क्या कहलाएगी? सराउंडिंग। मतलब इस सिस्टम का सराउंडिंग क्या है? तो ये सब, यहाँ पेड़ है, टेबल है, कुर्सी है, चेयर, जो भी चीज़ लगी है ना वो सब सराउंडिंग कहलाएगी। तो सराउंडिंग का मतलब कोई एक चीज़ पर्टिकुलर नहीं है, सब कंटेनर जो सिस्टम है उस सिस्टम के चारों तरफ की चीज़ हमारी सराउंडिंग कहलाती है, ठीक है सर। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहलाता है? पहले इक्वेशन ऑफ स्टेट से अच्छा है वेरिएबल समझ लो भाई, वेरिएबल ही नाम दिया जाता है इनको। कौन सा वेरिएबल है थोड़ा एक बार देख लो, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, आगे लिख लेना थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक्स पूरा आप लिखना, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल मतलब इक्वेशंस में जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं तूने पढ़ा है, जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिखा है ऐसे 3x + 2y, तो इसमें क्या x वेरिएबल है, क्या y वेरिएबल है? अरे x और y पे ही तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू डिपेंड करेगी, तो जाहिर सी बात है x और y वेरिएबल है। तो सर हमें थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल चाहिए ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन सी चीज़ें तुम निकालते हो
किस पे बात करते हो? तो सर बात करते हैं प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे। तो क्या यही चेंज होंगे बार बार? हाँ सर, यही वेरी करेंगे अलग अलग कंटेनर में। जैसे मान लो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने एनर्जी का ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब नीचे से इसको गर्म कर दिया, तो क्या होगा? जब ये गर्म होगा तो क्या इसमें प्रेशर चेंज होने लगेगा? हाँ सर, प्रेशर चेंज होगा तो क्या ये एक्सपेंड गैस करेगा? हाँ सर। बढ़ेगा तो क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? हाँ। टेम्परेचर चेंज होगा? हाँ। तो क्या यही वेरिएबल है? फिर ठंडा करोगे तो क्या फिर ये चेंज हो जाएंगे? मतलब थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल में, वेरिएबल का मतलब जो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम या किसी भी एक चीज़ पे डिपेंड करता हो, वो वेरिएबल है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज़ होने वाले जो वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हैं? प्रेशर हैं, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। मेनली यही तीन यूज होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है। अब इसके बाद से इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है सर? थोड़ा ध्यान से देखिए। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि जब प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ तुम कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन बना दो, एक इक्वेशन बना दो, तो उस इक्वेशन को हम क्या नाम दे देंगे? इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा था पी वी इज इक्वल टू क्या? एन आर टी लिखा था। तो क्या ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो दिख रहा है, क्या इक्वेशन ऑफ स्टेट कहला सकता है? यस सर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इक्वेशन ऑफ स्टेट है। मैंने बोला कोई भी रिलेशन बना लो जो इक्वेशन की तरह दिखे, और वो किस इक्वेशन में किस किस चीज़ से रिलेट करे? तो प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो क्या ये इक्वेशन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम से रिलेट कर रहा है? यस सर। तो क्या ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है? हाँ सर, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। कोई भी इक्वेशन बनाओ भाई, हमें ज़रूरी नहीं है कि मैंने तो एक एग्जाम्पल से बताया है। तुम्हारा इक्वेशन कुछ भी बन के आ रहा है, सपोज दैट तुमने बना दिया P अपॉन टी इज इक्वल टू एन भी ऐसे लिख दिया, बट ये कोई इक्वेशन है नहीं। मैंने बोला कि बस ऐसे आपने कोई इक्वेशन बना दिया, तो सर एक रिलेशन बन गया मेरे लिए, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू एन इंटू वी। तो यहाँ पे ये भी तो एक इक्वेशन है, ये हमारे लिए क्या कहलाने लगेगा? इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाने लगेगा। ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं इट इज़ इक्वेशंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स के अंदर यूज होने वाले इक्वेशंस को ही, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स को मिला के बनने वाले जो इक्वेशन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। इसी में डाल लेते हैं हेडिंग, थर्मल इक्विलिब्रियम। बताओ, नाम से पता चल जा रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ द थर्मल इक्विलिब्रियम? दोनों अलग अलग बात है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम अलग चीज़ है, थर्मल इक्विलिब्रियम अलग चीज़ है। सर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो सर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब कोई भी मूवमेंट ना हो, बंद हो जाए चीज़ें होना। जैसे सपोज दैट अगर मोशन ना हो तो क्या हम उसको इक्विलिब्रियम में बोल देते हैं? लगने वाला उस पर नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। तो इस केस में थर्मल है, तो नाम से पता चल रहा है कि सर इफ़ टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल बी सेम। सर अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाए, इफ़ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विल बी सेम, किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर सेम हो जाता है तो थर्मल इक्विलिब्रियम कहता है। मान लो कोई बॉडी एक दूसरे बॉडी से हीट का ट्रांसफ़र कर रही है, करते 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 एक समय के बाद से दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? सेम हो गया। तो क्या बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी? यस सर, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है भाई, अब इसको समझना है ना, अभी एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो पहले थोड़ी सी एक चीज़ समझो। आपने वॉल का नाम सुना होगा, क्या नाम सुना है? एडियाबैटिक। ये भी एक टर्म यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, एडियाबैटिक वॉल। मैं लिख रहा हूँ अभी इसका थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको बता के तब बताते हैं। एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल मतलब सिंपल सी बात है, लिख देते हैं नॉन कंडक्टिंग। क्या लिख देता हूँ? नॉन कंडक्टिंग। सर इसका मतलब क्या है?
कि कोई कंडक्शन नहीं होगा, ये किसी चीज़ का न लेन देन कुछ नहीं करेगा, न बाहर की चीज़ अंदर जाएगी न अंदर की चीज़ बाहर आएगी। एक ऐसा दीवार जिससे अगर कोई घेर दिया जाए जिस चीज़ को, तो ना ही कोई चीज़ इससे बाहर जाएगी ना ही अंदर आएगी, मतलब वो नॉन कंडक्टिंग कहलाएगी। ऐसे वॉल को यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल कहा जाता है। ठीक है सर। एक वॉल और होता है, इधर मिटा दूँ क्या मैं, बस ये ऊपर के एक लाइन मिटा रहा हूँ। एक वॉल और होता है जिसका नाम होता है डायाथर्मिक। ठीक है, डायाथर्मिक वॉल। सर इसका मतलब क्या है? कंडक्टिंग वॉल कहलाएगा। सर इसमें ट्रांसफ़र होगा, इसको हम कंडक्टिंग वॉल कहेंगे। मतलब इसमें टेम्परेचर या हीट या कुछ भी कहो, एक तरफ से दूसरे तरफ आ जा सकता है। ठीक है। अब मैंने आपको हेडिंग लिखवाया था थर्मल इक्विलिब्रियम। थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर को मैंने ऐसे, ये जो लाइन में हमेशा आज से जो भी इस चैप्टर के अंदर जो भी फिगर बनाएंगे, तो ये बात याद रखना, इस चैप्टर के अंदर ये वाली लाइन अगर होगी तो ये कहलाएगी एडियाबैटिक। ठीक है। और अगर मैं इस लाइन को बनाता हूँ ऐसे डैश डैश, तो ये क्या नाम दूंगा मैं इसको? डायाथर्मिक। ठीक है। तो मैंने ऐसा एक दीवार बनाया सर, ये दीवार बनाया सर, ये दीवार किस चीज़ का बना है? एडियाबैटिक। इसके अंदर मैंने ऐसे दो सेपरेशन कर दिए, फिर दीवार बना के, किससे? डायाथर्मिक से। अब बताइए, यहाँ पे एक गैस ए रखा है और एक गैस बी रखा है, दोनों के अलग अलग टेम्परेचर हैं। एक टेम्परेचर T1 पे है और एक टेम्परेचर T2 पे है। इफ़ T1 इज़ ग्रेटर देन T2 है, तो एक समय के बाद क्या ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे? हाँ सर। क्यों? क्योंकि बीच में है डायाथर्मिक। क्या इन दोनों में हायर से लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र होगा? होते होते जब दोनों का हीट इक्वल हो जाएगा, दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी, उस केस में इनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर सेम होगा, उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम था। अब सुनना थोड़ा ध्यान से। अब थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सर ये क्या होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब है, अभी हमने बोला कि थर्मोडायनेमिक्स में हम केवल टेम्परेचर नहीं, प्रेशर, वॉल्यूम, इसकी भी बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब इनकी तीनों यही वैल्यू क्या सेम रहनी चाहिए? अभी मैंने बोला ना, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब बस बॉडी का क्या सेम होना चाहिए? टेम्परेचर। और थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में तो तीनों पढ़ते हो ना, तो तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो बस हो गया सर। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब व्हेन टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ बॉडी विल रिमेन सेम। अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम हो जाता है, तो वो बॉडी चली जाती है किस में? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में। थोड़ा इसको भी एग्जांपल से समझो। बस ऐसे देखो, ये मैंने वॉल बना दिया एडियाबैटिक, और इसके अंदर मैंने फिर एक एडियाबैटिक वॉल बना दिया, और इसमें मैंने ए को रख दिया और इसमें हमने बी को रख दिया। ठीक है। बस ध्यान से समझना। पहले एक बात बताओ, क्या ये थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है? हाँ सर, ये थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है। बस समझना मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। ये मिटा दूँ ना भाई? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है, हाँ है। क्यों है सर? क्योंकि सर सराउंडिंग के साथ, ध्यान से देखिएगा, क्या सराउंडिंग के साथ इसका कभी ए का प्रेशर चेंज हो पाएगा? नहीं। क्या वॉल्यूम चेंज हो पाएगा? नहीं। क्या टेम्परेचर चेंज हो पाएगा? नहीं। क्या बी का? नहीं, कुछ भी नहीं चेंज होगा। तो क्या सराउंडिंग के साथ ये थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम बना तो रहे हैं भाई? जब कोई चीज़ चेंज होती है तब तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसमें ना ए में चेंज होगा ना ही बी में होगा। तो इसका मतलब ए और बी सराउंडिंग के साथ क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में। क्लियर है इतनी बात?
तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच का वॉल कैसा हो, डायाथर्मिक, ज़रूरी नहीं है। एडियाबैटिक भी हो गया तो भी क्या ये थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में चला गया। अच्छा, अगर मैं डायाथर्मिक कर देता हूँ तब क्या होगा, बाहर वाला वॉल एडियाबैटिक है बट बीच का वॉल मैंने क्या कर दिया, डायाथर्मिक। अब बताओ क्या ये थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है? सोच के देखो एक बार, क्या इनके पास, पहले सुनो, अभी फ़िलहाल में इसका प्रेशर पहले कुछ रहा होगा, टेम्परेचर कुछ रहा होगा, वॉल्यूम कुछ रहा होगा, ठीक है। फिर इसने इसको हीट दिया होगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा। मान लो ये T1 टेम्परेचर पे है और ये T2, इसका प्रेशर क्या है P1 और इसका प्रेशर P2, इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2, क्या यही रहा होगा? जैसे टेम्परेचर देखा कि इसका ज़्यादा है और इसका कम है तो क्या होने लगा, हीट का ट्रांसफ़र होने लगा। तो क्या हीट ए से बी जाने लगी? यस सर, जाते जाते एक समय के बाद से क्या दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, इक्वल हो गया। टेम्परेचर जब सेम हो गया तो क्या दोनों गैस के लिए प्रेशर बराबर हो गया? हाँ सर, क्योंकि ये दोनों वॉल ऐसे वॉल हैं कि इधर प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर कहानी इधर भी दिखने लगेगी, क्योंकि वॉल में कंडक्टिंग वॉल है तो जाहिर सी बात है क्या प्रेशर भी एक समय बाद क्या हो जाएगा, सेम, और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सेम। भाई कंप्रेशन दोनों में एक्सपेंशन और कंप्रेशन बराबर हुआ होगा, क्योंकि जो इधर करोगे वो भी इधर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या, इन तीनों की वैल्यू अब आपस में ज़्यादा उदा है नहीं, तीनों इक्वल हो गई, तो क्या ये भी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में चला गया? यस सर, मगर ये कुछ समय बाद देखो गया है और ये सराउंडिंग में नहीं, आपस में इक्विलिब्रियम में है। जबकि ये दोनों किसके साथ थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम बना रहे थे, सराउंडिंग के साथ, समझ रहे हो। सराउंडिंग के साथ इनका चीज़ तो चेंज हुआ है ना, समझ रहे हो। सराउंडिंग में, सराउंडिंग के हिसाब से इसका प्रेशर पहले कुछ और था, इसका टेम्परेचर कुछ और था, और जैसे ही हमने देखा कि एक टाइम के बाद से वॉल से कंडक्शन होने लगा तो एक समय बाद इनका और इनका टेम्परेचर कुछ अलग हो गया। तो सराउंडिंग के साथ इनका टेम्परेचर बदला है, मगर क्या इसका टेम्परेचर बदला था? नहीं। इसका बदला था? नहीं। तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में दोनों बात अलग है। अच्छा सर, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम जब होता है तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम हम देखते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल, केमिकल, दो तो ये हो गए मैकेनिकल। अच्छा एक और लिखते हैं, मैकेनिकल और केमिकल में क्या होगा, पहले इनमें बताओ। जैसे हमने लिखा ना कि सर इक्विलिब्रियम जो का मतलब है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब इन तीनों की वैल्यू हमेशा सेम रहे, चेंज ना हो। तो सर मैकेनिकल मतलब इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा। मैकेनिकल का मतलब क्या है कि जब किसी बॉडी के ऊपर किसी इसमें गैस रखा है तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोई फोर्स लगा के, कोई भी इंटरनल फोर्स लगा के अपने आप को चेंज करना चाहें तो चेंज हो सकते हैं, बट ऐसा फोर्स लग ही नहीं रहा हो, जो फोर्स है वो अनबैलेंस फोर्स वर्क ही नहीं कर रहा हो, तो क्या कोई चेंज होगा इसके अंदर? नहीं। जैसे तुम खुद ऐसे सोचो, जैसे मान लो ये तुमने कंटेनर में गैस भर दिया, बस ऐसे सोचो, इसको तुमने देखा प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम देख लिया। आज के दिन तुमने देखा प्रेशर इसका इतना पास्कल है, मान लो 5 पास्कल है, टेम्परेचर इसका 2 केल्विन है और वॉल्यूम इसका मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब है। आज देखा, 5 दिन बाद देखा अगर ये चीज़ें चेंज हो गई तो इसका मतलब तुमने तो लगाया था एडियाबैटिक वॉल, तो ये आखिर में चीज़ें चेंज कैसे हुई? क्या अंदर अंदर कुछ तो हुआ होगा, आपस में ही गैस तो कुछ किया होगा, तभी तो ये चीज़ें चेंज हुई हैं। तो ऐसा वो क्या कर सकता है, या तो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाने लगे, इंटरनल फोर्स बढ़ जाएगा। अगर इंटरनल फोर्स एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल्स का बढ़ गया तो क्या एक्सपेंशन होने लगेगा। गर्म करते हो तो क्या होता है, किसी चीज़ को गर्म करने का मतलब क्या है, उसके बीच के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी भी तो एक मैकेनिकल केस में चला आएगा, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई सर। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया।
टेम्परेचर चेंज हो गया तो सर वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो मैंने बोला मैकेनिकल, अगर कोई बॉडी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है ना, तो उसके अंदर कोई मैकेनिकली भी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, मतलब वो आपस में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, सब बैलेंस होंगे, कोई अनबैलेंस फोर्स वर्क नहीं करेगा। अनबैलेंस फोर्स डज नॉट वर्क, ऐसे लिख लेंगे, डज नॉट वर्क, कोई अनबैलेंस फोर्स इस पे वर्क नहीं करेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो गया तो तुम खुद सोचो, रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता है, तो जाहिर सी बात है इनमें क्या होता है, टेम्परेचर ही तो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। अगर कोई बॉडी आपस में ही बैठे बैठे रिएक्शन कर ली तो हो सकता है हीट रिलीज कर दे या हीट गेन कर ले, बॉडी टेम्परेचर का चेंज कर ले। तो टेम्परेचर चेंज कर लिया तो क्या सराउंडिंग के साथ इसका टेम्परेचर बदल गया तो क्या वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकल हो गया और केमिकल। और कौन सा इक्विलिब्रियम हो सकता है बताओ? 3 तरह के मैंने बात की हैं, बोलो कौन सा इक्विलिब्रियम और लिख दें। मैकेनिकली हो गया सर, केमिकल हो गया, और बताओ। और अभी आपने पढ़ा ही है भाई ऊपर, थर्मल पढ़ा है ना, तो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा मतलब इसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर विल बी, इसमें लिखा मैंने ना केमिकल रिएक्शन डज नॉट, ऐसे पूरा लिखना, डज नॉट वर्क्स इन अ गैस मॉलिक्यूल्स या जो भी है, टेम्परेचर विल बी सेम, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। ठीक है, ये 3 इक्विलिब्रियम जब आपस में एक साथ आएंगे तभी क्या बनेगा? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना नोट करो। अब हम आते हैं जीरोथ लॉ पे, ये हमने सारे टर्म्स लगभग समझ लिए हैं, जीरोथ लॉ पे आते हैं। जीरोथ लॉ आने से पहले थोड़ा सा और चीज़ें बताऊंगा, और भी 1-2 टर्म हैं, जैसे पीवी डायग्राम है, इंडिकेटर डायग्राम्स हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे तब जीरोथ लॉ पे आएंगे। जल्दी करो थोड़ा। ठीक है, इधर का मिटाता हूँ मैं, ध्यान से देखो। नोट हो गया है ना ये सब? थोड़ा सा चीज़ों को समझो। इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम समझने से पहले, हाँ कौन से एग्जाम्पल में? इसमें मैंने बोला कि सराउंडिंग के साथ कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और इसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है, तो ये चारों तरफ एडियाबैटिक वॉल लगे हैं ना, तो क्या कोई चेंज होगा इनमें? नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपस में अंदर तो कोई चेंज ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है, और थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इन दोनों में बाहर से कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है,
तो जाहिर सी बात है क्या इसका टेम्परेचर T1 इसका T2 ही रह जाएगा, इसका V1 इसका V2 ही रह जाएगा, इसका प्रेशर P1 और इसका P2 रह जाएगा। तो मैंने बोला आपसे कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम वो होता है जब बॉडी का टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो कभी भी क्या समय के साथ ये चेंज होगा? नहीं। क्या ये चेंज होगा? नहीं। तो क्या इस सराउंडिंग के साथ ये भी इक्विलिब्रियम में चला गया और सराउंडिंग के साथ ये भी क्या चला गया, इक्विलिब्रियम में। और इसमें क्या हुआ, इसमें तो पहले चीज़ें अलग थी ना, इसका टेम्परेचर T1 था, P1 था, V1 था, और इसका क्या था, T2 था, P2 था, V2 था। और T1 ग्रेटर देन अगर T2 था तो इधर से इधर क्या हीट ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि डायाथर्मिक वॉल लगा है। तो एक समय बाद क्या दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, और टेम्परेचर जब सेम होता है तो प्रेशर भी इक्वल हो जाएगा और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैसे चले जाएंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में। इसमें सराउंडिंग की बात मैंने नहीं की, इसमें आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और ये सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। हीट एंड वर्क डन, थोड़ा इस पे बात करते हैं। एज अ टू डिस्टिंक्ट मेथड, टू डिस्टिंक्ट मेथड और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई। हीट एंड वर्क डन एज द टू डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। दोनों अलग अलग बात है भाई, सुनना। हीट अलग तरह से ट्रांसफ़र करता है, डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ डिफरेंट होता है। हीट और वर्क डन्स दोनों की वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मगर दोनों अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग मेथड हैं। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए। सपोज़ करिए कि हमने एक यहाँ पे कंटेनर ले लिया है और इस कंटेनर के अंदर हमने गैस भर दिया। ठीक है, गैस भर दिया है, बस ऐसे। और इस गैस के जस्ट ऊपर हमने लगा दिया है एक पिस्टन। पिस्टन का मतलब तो सब समझ रहे होगे ना। और ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, मूवेबल है। पिस्टन का मतलब एक ऐसी चीज़ जो मूव करती है। जैसे आपने देखा होगा पंप जो हवा भरते हैं, उसको दबाते हैं, वो पिस्टन होता है। तो ये पिस्टन है, इस पिस्टन को मूवेबल मैंने माना है, ये पिस्टन है हमारा। ठीक है। मैंने नीचे की तरफ इसको एक गैस जला के, स्टोव जला के मैंने रख दिया है, और ये गैस से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब एक बात सोचो, ये गैस अगर गर्म हो रहा है तो क्या इसमें एक्सपेंसन ज़रूरी है? होगा, एकदम होगा। एक्सपेंड करेगा, गैस गर्म, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो सर T1 से टेम्परेचर जब T2 बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम सर अगर इसका इंक्रीज़ हुआ तो क्या पिस्टन ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि मूवेबल है, तो पिस्टन कहाँ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अब यहीं से समझ में आ गया कि सर पिस्टन को ऊपर कौन ले जा रहा है, कोई ना कोई एनर्जी ही तो ले जा रही है, कोई वर्क हुआ होगा तभी तो ये बंदा ऊपर गया है। इसका मतलब सर एनर्जी का क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। एनर्जी ट्रांसफ़र की, नीचे से कहाँ जाई, धीरे 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 कहाँ आई, ऊपर आई, तभी तो पिस्टन को ऊपर लेके गई है। तो क्या ये हीट एक मेथड हुआ किस चीज़ का, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का। क्या एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र की तो बॉडी, ये जो पिस्टन लगा था, क्या मूव करते हुए ऊपर चला गया। अच्छा, तो सर एक बात समझ में आई कि इसमें हमने जब किसी बॉडी को हीट दिया है तो हीट से क्या हुआ है, तो सर उसके इंटरनल एनर्जी में, देखो हम इंटरनल एनर्जी जो है ना, मैं बस लिख दे रहा हूँ। अब यही जब KTC होगा ना, तो KTC चैप्टर में पूरे उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी पढ़नी पड़ेगी कि कैसे वाइब्रेट कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी RMS वैल्यू क्या है, वो सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। मतलब यहाँ एक मॉलिक्यूल्स है, जब इसको तुमने गर्म किया तो क्या एक काइनेटिक एनर्जी आई, तो ये जब वाइब्रेशन हुआ तो इसकी वेलोसिटी मिली, इसको सर वेलोसिटी मिली, तो हर एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, RMS वैल्यू क्या है, ये सब निकालनी पड़ेगी वहाँ पे। यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मैंने बोला कि यहाँ पे जब मैंने इसको गर्म किया तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने से अच्छा लिख दो क्या हो गई, चेंज हो गई।
पहले जो भी इंटरनल एनर्जी थी क्या उससे बढ़ गई, घट गई, कुछ भी हुआ होगा, मैंने हीट दिया है तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होने का मतलब क्या ट्रांसफ़र हो गया, किसका ट्रांसफ़र हो गई, किसकी, एनर्जी। भाई इंटरनल एनर्जी चेंज होने का मतलब यहाँ से जो चीज़ें देखो गर्म होंगी वो कहाँ ऊपर चली जाएंगी, और जो ठंडी होंगी वो कहाँ आ जाएंगी, नीचे, फिर गर्म होंगी वो कहाँ जाएंगी, ऊपर। यही तो इंटरनल एनर्जी का चेंज है। पहले ऐसा हो रहा था क्या? नहीं, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अगर तुम एकदम इक्विलिब्रियम में देखो, सब टेम्परेचर उसका सेम है, अगर कोई बॉडी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है तो क्या उसमें कोई चेंज देखने को मिलेगा? नहीं सर, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम रहेगा। मगर जैसे तुमने इसको टेम्परेचर दिया तो क्या नीचे वाले का टेम्परेचर चेंज हुआ? तो चेंज हुआ तो कहाँ चला गया? ऊपर। फिर ऊपर वाला कहाँ आया? नीचे। कहानी होते गई और क्या इसमें एक्सपेंशन देखने को मिलने लगा, और जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ क्या पिस्टन ऊपर की तरफ चलने लगा। तो देखो ध्यान से, आपने बस एक छोटा सा काम किया, आपने हीट प्रोवाइड किया और हीट से आपने एक वर्क डन कर लिया, मतलब आपने एनर्जी का ट्रांसफ़र कर दिया एक जगह से दूसरे जगह। थोड़ा आओ अब दूसरे फिगर से समझते हैं वर्क डन। मान लो यही हमारा सेम कंटेनर है और इस कंटेनर में अभी भी हम पिस्टन लगा के रखे हैं, ये पिस्टन है और इसके अंदर हमने गैस भर दी है, ठीक है। बताओ, अगर हमें इसमें, ये थोड़ा पिस्टन है, ध्यान से देखना, यहाँ डार्क कर दे रहा हूँ, ये मूवेबल है। अच्छा सर, अगर हमें इस पर वर्क डन करना है तो एक काम करते हैं, एक भारी सी चीज़ लेके इस पर रख देते हैं, कोई 10 केजी का, और इधर भी 10 केजी का। बस ऐसे कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, 10 केजी का, कितना भी रख लो वो आपके ऊपर है। इस पिस्टन के ऊपर अगर 10-10 केजी मतलब 20 केजी के ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो क्या इसको कंप्रेस करते हुए नीचे ले जाएगा? इसको दबा देगा सर। दबाएगा तो क्या होगा? क्या फिर इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी? हाँ, क्या ये कंप्रेशन हो गया ना? कंप्रेशन का मतलब क्या इंटरनल एनर्जी चेंज हुई? क्या मॉलिक्यूल्स अपने जो पहले एनर्जी पे था क्या अभी भी वही है? नहीं, इनकी एनर्जी अभी भी चेंज हुई। तो क्या एनर्जी फिर ट्रांसफ़र हुआ? हाँ सर। मगर क्या दोनों मेथड अलग अलग है? हाँ, यही बात लिखा है, हीट एंड वर्क डन एज अ टू डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। दोनों का मेथड अलग है, दोनों में अलग अलग तरह से आप एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसमें आपने गर्म किया है, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, किसका ट्रांसफ़र हो गया है? एनर्जी का। इस पे आपने ऑब्जेक्ट रख के इसको दबा दिया है तो ये कंप्रेस हो गया है। कंप्रेशन मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, किसका ट्रांसफ़र हो गया है? एनर्जी का। तो मतलब जब आप वर्क कर रहे हो तो भी क्या चेंज हो रही है? इंटरनल एनर्जी। और सर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ट्रांसफ़र समझना है इसको, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग मेथड हैं। चलिए एक चीज़ और समझिए, ये हटा दें, एक चीज़ और समझिए पहले इसी में। देखो, अभी कोई भी ऐसा चीज़ जो है ना, तुम सोच रहे हो कि सर अब क्वेश्चन इसी पे बनने होने लगेगा, अभी कुछ नहीं, अभी तुम बेसिक पढ़ रहे हो। क्वेश्चन इसमें हैं, अभी आगे मिलेंगे, जब जीरोथ लॉ पढ़ लोगे तो थोड़ा सा मिलेगा, और अभी इंडिकेटर डायग्राम पढ़ लेंगे तब मिलेगा। अभी ये सब बेसिक समझ रहे हो, क्योंकि ये नॉलेज नहीं रहेगा ना तो आगे तक चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी, क्योंकि क्वेश्चन में यही सब टर्म्स यूज होंगे। तो हीट एंड वर्क डन आपने देख लिया, दोनों अलग अलग मेथड हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के। अब थोड़ा ध्यान से समझो। मैंने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी का जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये दो मेथड यूज़ किए हैं। तो दो मेथड यूज़ किए हैं, तो इन दोनों में जैसे कोई बॉडी हीट अगर एब्जॉर्ब कर ले रही है, देखो हीट एब्जॉर्ब करना और हीट रिलीज़ करना क्या दोनों अलग अलग बात है? तो सर हीट एब्जॉर्ब कर ली तो उस केस में अलग कहानी हुई, और हीट गेन मतलब रिलीज कर दी अपने बॉडी से तो वो कहानी अलग हुई। तो इसके लिए हम यूज करते हैं साइन कन्वेंशन। दोनों एक दूसरे से डिफरेंस हैं, बट साइन कन्वेंशन देखना, अगर कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर ले रही है, एब्जॉर्ब, अगर कोई गैस है वो हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है
तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव। बढ़ गई है ना चीज़ें, उसकी एनर्जी बढ़ गई है, तो कौन सा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव। हीट अगर वो उसने रिलीज़ कर दिया, अपने बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज़ कर दी, तो कौन सा साइन कन्वेंशन यूज होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये तो दोनों हीट के टर्म में हो गए। अब थोड़ा वर्क डन के टर्म में आओ। वर्क डन भी दो तरह से हो सकता है। कैसे, वर्क डन ऑन अ बॉडी, या तो तुम वर्क किए हो, वर्क डन ऑन अ बॉडी, या वर्क डन बाय बॉडी, ये भी तो हो सकता है। अगर तुमने वर्क किया है तब तो पॉजिटिव है, अगर उसने किया है तो क्या होगा, नेगेटिव है। बस यही कहानी है, वर्क डन बाय बॉडी एंड वर्क डन ऑन अ बॉडी, कौन सा निगेटिव होगा इसमें और कौन सा पॉजिटिव। बॉडी ने वर्क किया तो पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखो, वर्क डन बाय बॉडी, बॉडी वर्क कर रहा है, और वर्क डन ऑन अ बॉडी, दोनों डिफरेंस है, समझना। तो वर्क डन बाय बॉडी क्या हुआ, पॉजिटिव, और जब ऑन अ बॉडी हमने किया है ना उस पर वर्क, तो जाहिर सी बात है हमने दिया है उसको, तो कुछ अगर ये ले रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, लेने का मतलब ये है कि हमसे लेके उधार लेके काम कर रहा है, तो मतलब क्या रहा होगा, निगेटिव, तभी तो ले रहा है ये, तो निगेटिव। ठीक है, बस ये बात आपको समझनी थी, साइन कन्वेंशन। अच्छा, इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव, ये भी साइन कन्वेंशन समझ लो। अगर इंटरनल एनर्जी में आई लिख रहा हूँ, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये भी साइन कन्वेंशन समझना। इंटरनल एनर्जी में चेंज, आप बोलते हो ना इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, तो सर चेंज में या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो बढ़ेगा तो पॉजिटिव, घटेगा तो नेगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन है, ये चीज़ें यूज़ करेंगे। चलो अब आते हैं जीरोथ लॉ, या नहीं सॉरी इंडिकेटर डायग्राम ना बोला, इंडिकेटर डायग्राम्स। इंडिकेटर डायग्राम, सर ये क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये इंडिकेटर डायग्राम पढ़ना बहुत ज़रूरी तो नहीं है, बट ठीक है, हम ग्राफ बार बार बनाएंगे तो आपके दिमाग में ही आएगा, इंडिकेटर डायग्राम आएगा। तो सर क्या होता है ये, तो पहले सुनिए, इट इज़ द ग्राफ या डायग्राम बिटवीन टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, केवल दो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल के बीच में बना हुआ ग्राफ क्या कहलाता है, इंडिकेटर डायग्राम। इट ऑलवेज ड्रॉ बिटवीन किसके किसके बीच में, P एंड V, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में हमेशा ड्रॉ किया गया डायग्राम कौन सा डायग्राम कहलाता है, इंडिकेटर। क्योंकि देखो प्रेशर और वॉल्यूम तभी बढ़ेंगे ना जब तीसरा वेरिएबल आ जाएगा। खुद सोचो, प्रेशर किसी गैस का कब बढ़ सकता है, जब वॉल्यूम बढ़ाया हो घटाया हो, वॉल्यूम में चेंज करोगे तभी तो प्रेशर चेंज होगा। जैसे एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का प्रेशर तुमने मेजर कर लिया किसी भी, जैसे मान लो एक टायर है और टायर के अंदर तुमने गेज प्रेशर, अरे हवा भराने जाते हो बाइक में तो एक मशीन लेके आता है, वो लगा के चेक करता है कि कितना हवा है, तो वो क्या होता है, गेज प्रेशर उसको बोलते हैं। तो गेज का प्रेशर उसने मशीन लगा के चेक किया तो मिला उसको कुछ 35 मान लो मिल गया, बस एक एग्जांपल बता रहे हैं, 35 मिल गया। अब सपोज करो टायर को एक्सपेंड कर दो, उतना ही हवा लो, टायर को एक्सपेंड कर दोगे, फिर अब वो प्रेशर मेजर करेगा तो क्या उतना ही रहेगा, नहीं, क्या गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए हैं,
तो जब गेज पे प्रेशर देखोगे, जहाँ से हवा निकलने वाली थी वहाँ आप देखोगे तो क्या कम प्रेशर फील होगा हमें, समझ गए? क्योंकि वॉल्यूम जब चेंज करोगे तो प्रेशर तो बदलेगा। ठीक है सर, अब थोड़ा इसी को गैस के हिसाब से जब तुम देख ही रहे हो तो थोड़ा टेम्परेचर पे भी बात कर लो। भाई पहले जब कंप्रेस होके थे ये, तो क्या उस केस में टेम्परेचर अलग था, और जब ये फैल गए हैं तो क्या टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा? क्योंकि सर उनकी इंटरनल एनर्जी अब अलग हो गई है, और पहले उनकी इंटरनल एनर्जी क्या थी? अलग थी। मतलब अगर हम इन दोनों पे बात करेंगे ना तो तीसरा अपने आप आ जाता है, टेम्परेचर उसमें अपने आप आ जाएगा। इसीलिए बस दो ही चीज़ पे बात करेंगे, P एंड V। ठीक है, तो हम बोलेंगे द ग्राफ बिटवीन P एंड V इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। क्यों इसका नाम ये पड़ गया सर इंडिकेटर डायग्राम? बिकॉज इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। सर इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ किया जाता है। इंडिकेटर का मतलब है ना कि थोड़ा सा कोई चीज़ जैसे मुड़ रही है। इंडिकेटर का मतलब क्या है? जैसे मान लो तुमने बाइक में इंडिकेटर जला दिया है, तो इंडिकेटर जलाने का मतलब क्या हुआ कि आपको इधर टर्न लेना है। तो जैसे मान लो गैस कंप्रेस हो रही है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप एक पॉइंट बना दिए। फिर गैस घटा होगा इसका वॉल्यूम, तो थोड़ा सा आपने बना दिया। मतलब बार बार जिधर बढ़ घट रहा है वहाँ पे आपने इंडिकेशन बना दिया, उसी को इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंडिकेटर डायग्राम। अब थोड़ा इस ग्राफ को मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखो। ये ग्राफ है, ये हमने बना दिया प्रेशर इधर, और ये बना दिया हमने वॉल्यूम। इसका यूनिट कुछ भी दिया जा सकता है। प्रेशर होता है तो प्रेशर का यूनिट एटीएम में लिया जाएगा मोस्टली टाइम में, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेशर हो गया और ये वॉल्यूम हो गया। अब सुनिए, या हो सकता है पास्कल में लिखा हो, बार में लिखा हो, किसी में भी लिखा हो सकता है, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हो, मिलीमीटर क्यूब में लिखा हो, या मीटर क्यूब में लिखा हो। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ा घटा रहे हैं तो तुम खुद सोचो क्या होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समझना, जैसे किसी, ये मैंने ग्राफ बनाया, बस इसी ग्राफ से समझना थोड़ा। ये ग्राफ बना दिया, क्या इस ग्राफ में तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे क्या इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है? अगर मैंने ऐसे एरो बना दिया है तो क्या धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा क्या प्रेशर कम होता जाएगा? अभी यही तो हम समझाए हैं आपको। जैसे जैसे देखो, यहाँ का अगर हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट लेते हैं। बताओ ए पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है? कम है। वॉल्यूम कम है तो क्या प्रेशर ज़्यादा है? जैसे तुम इस पॉइंट पे पहुँचे तो क्या वॉल्यूम बढ़ गया है? वॉल्यूम बढ़ा है तो क्या प्रेशर कम हो गया है? फिर यहाँ पहुँचे तो क्या वॉल्यूम और बढ़ गया है? तो सर प्रेशर क्या और कम हो गया है? समझ रहे हो इतनी बात? तो बस इसी डायग्राम का नाम पड़ गया इंडिकेटर डायग्राम, और इसी के हिसाब से टी को रिलेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसी के हिसाब से हम टी को क्या कर देंगे? रिलेट कर देंगे। अभी कैसे रिलेट करेंगे आगे बताते हैं। अच्छा, एक बात ये सुनो, इसमें साइन कन्वेंशन इसमें भी यूज होता है, क्योंकि ये जो मैंने ऐसे बनाया है ना, ये देखो क्या है, ये ऐसे चल रहा है या ऐसे चलेगा, यही तो दो हो सकता है। या तो ये लाइन ऐसे चलेगी या तो ऐसे चलेगी, मतलब एक क्लॉकवाइज हो सकती है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तुम खुद सोचो, अगर ये ऐसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, बट ये तुम भूल जाओ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बस तुम थोड़ा ध्यान से देखो, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है? अरे देखो, क्या ये वॉल्यूम बढ़ रहा है? तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सर ये क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। क्या एक्सपेंड कर रहा है गैस अपने आप को? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो अगर सर एक्सपेंशन होगा तो हमेशा कौन सा साइन लिया जाएगा? पॉजिटिव। जो भी चीज़ निकालोगे उसके लिए हमेशा कौन सा साइन लोगे? पॉजिटिव। अच्छा, अगर मान लो मैंने ये एरो इधर बना दिया तो तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि हम इधर से चलेंगे, और यहाँ से चल के, अरे एरो इधर हो गया तो इसका मतलब हम ऐसे जा रहे हैं।
ऐसे जाने का मतलब क्या है कि सर पहले वॉल्यूम ज़्यादा रहा होगा और धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब गैस अपने आप को क्या कंप्रेस कर रहा है, समझ रहे हो। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में बार बार परेशानी होगी, मगर बस वॉल्यूम को देख के पकड़ लो कि सर ये एरो अगर इधर है ना, इधर है तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेस हो रहा है, इधर है मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंड, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर सर ये ऐसे हो गया तो सर ये कंप्रेशन हो गया, और कंप्रेशन हुआ तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है, समझ रहे हो, वॉल्यूम घट रहा है तो एक चीज़ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे मैं एरो बना दे रहा हूँ, ये एक्सपेंशन का हो गया और ये किसका हो गया, कंप्रेशन का हो गया। ठीक है, और इसका सबसे एडवांटेज क्या है, थोड़ा बस एक चीज़ सुन लो। द मेन एडवांटेज ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम का मेन एडवांटेज ये है कि इट्स एरिया अंडर द कर्व गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क डन। ध्यान से देख लो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब हम बोलें अगर ऐसे ना, वर्क डन क्या होगा, तो तुम क्या, वर्क डन बाई गैस, वर्क डन अगर एक्सपेंड कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, देखो गैस अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो क्या वर्क किया होगा, तो कितना वर्क किया होगा, तो बस तुम्हें क्या निकालना होगा, एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व है, पीवी, एरिया अंडर द पीवी कर्व। इसी अभी बताएंगे कैसे निकाला जाएगा, बस इसके नीचे का एरिया निकाल दो इस कर्व के, वही एरिया हमारा क्या कहलाएगा, वर्क डन। इसीलिए हम पीवी इंडिकेटर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ड्रॉ किया गया ग्राफ इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। और इंडिकेटर डायग्राम से इसलिए इसका नाम पड़ा बिकॉज इसको इंडिकेटर से ड्रॉ करते हैं। सर हमेशा इसमें अगर हम वॉल्यूम को बढ़ते हुए देखें तो एक्सपेंशन कहलाएगा, एक्सपेंशन में हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, कंप्रेशन होगा तो क्या लिया जाएगा, निगेटिव। इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसके नीचे का एरिया अगर आप निकाल दोगे तो एरिया ही क्या कहलाने लगेगा, वर्क डन कहलाने लगेगा। ठीक है, बस यही हमारा इंडिकेटर डायग्राम है। हो गया, वर्क डन अभी हम कराएंगे, इस पे क्वेश्चन अभी करेंगे, इसी से देख लो। आप वर्क डन ही निकालो, चलो वर्क डन ही निकालते हैं इसी में, इंडिकेटर डायग्राम में, कि एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन क्या होगा, कंप्रेशन होगा तो वर्क डन क्या होगा। अब ये बात समझे हो अगर ना कि कैसे वर्क डन निकल रहा है, अगर कोई ये समझ रहा है कि कैसे सर ये आपने लिख कैसे दिया कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, तो उसको समझाता हूँ, पहले ये समझ लो। वर्क डन, मान लो हम लिख ले रहे हैं वर्क डन इन एक्सपेंशन, आप कंप्रेशन का आप खुद निकाल लेना, मैं एक्सपेंशन का निकाल रहा हूँ, वर्क डन इन एक्सपेंशन। तो मैं वर्क डन एक्सपेंशन में, चलो पहले एनालिटिकल मेथड समझाता हूँ, ग्राफ नहीं बनाता हूँ, पहले एनालिटिकल मेथड से समझो। मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, एक गैस है और यहाँ पे क्या लगा है, पिस्टन। ठीक है, ध्यान से देखना, ये लगा हुआ है पिस्टन, और इस पिस्टन को ऐसे लगा के ऐसे छोड़ दिया गया, मूवेबल पिस्टन है। कुछ समय बाद गैस अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ये पिस्टन यहाँ से भाई साहब क्या यहाँ पहुँच जाएगा, पहुँच जाएगा। तो सर यहाँ से यहाँ, पहले इसका वॉल्यूम क्या था, भी, जब ये एक्सपेंड करके इतना ऊपर चला गया तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, अरे डी भी बढ़ गया ना, तो भी में क्या डी भी जुड़ गया। अब ये गैस अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि मैंने हेडिंग डाला एक्सपेंशन का, तो सर ये जब एक्सपेंड कर रहा है तो क्या इसका वॉल्यूम भी से क्या हो गया, डी भी हो गया। ठीक है, तो सर इस पर कितना फोर्स लगा होगा, फोर्स लगा होगा तभी तो ये ऊपर गया होगा, तो सर कितना फोर्स लगा होगा,
तो फोर्स क्या होता है, बोलो भाई, फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या, एरिया होता है। तो सर इस पिस्टन का जितना एरिया है वो है, और इस पे जितना फोर्स लग रहा है ऊपर ले जाने में, भाई इस पे फोर्स लग रहा है तभी तो ये ऊपर गया है। अब वो फोर्स भले से इंटरनल एनर्जी की वजह से लग रही हो, हमने नहीं लगाया, इंटरनल एनर्जी की वजह से लगी है, तो क्या हम इस फोर्स को अगर निकालेंगे तो क्या प्रेशर इनटू एरिया के रिस्पेक्ट में ही तो आएगा, आएगा ना। तो सर ये फोर्स हो गया। हमें तो वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये छोटा सा, चलो इसको हम डीवी, वॉल्यूम को डीवी मानेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं डीएक्स मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। तो सर मैं क्या लिख दूँ, एफ डी एक्स, डॉट भी लिख सकते हो, डॉट हटाओगे तो वही बात आएगा, कॉस थीटा कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो का मतलब 1। तो एफ डी एक्स हो गया। सर एफ डी एक्स में क्या आया, एफ की वैल्यू हमें पता है, क्या हो जाएगा, पी ए हो गया, और ध्यान से देखो ये क्या हो गया, डी एक्स। थोड़ा एक बात बताओ, पिस्टन का एरिया और ये डी एक्स, क्या ये वॉल्यूम कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अरे भाई ये एरिया हमने लिया है, एरिया लेंथ, एरिया में क्या आ जाता है, एल बी आ जाएगा, और ये हमारा एच हो गया, तो एल बी एच आ गया तीनों। तो क्या ये पूरा इसका वॉल्यूम कहलाने लगेगा। तो सर क्या मैं इसी वॉल्यूम को डी भी माना था क्या, अभी यही तो छोटा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। तो क्या वर्क डन हो गया, P इंटू बी बना। ये तो एनालिटिकल मेथड हुआ। अब थोड़ा ग्राफिकल मेथड में आओ। अच्छा, अगर हम इसी चीज़ को ना, ध्यान से सुनना, ये वॉल्यूम को मैंने भी लिख दिया, बट एक्चुअल में वॉल्यूम तो छोटा सा बड़ा है ना, तो dv है, तो वर्क डन भी क्या होगा, dw। अगर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एक्सपेंड किया है, तो क्या मैं इसी टर्म को इंटीग्रेट कर दूंगा, dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pdv, v1 से लेके कहाँ तक, v2 तक। क्या ये एनालिटिकल मेथड बना। सर आइए इंडिकेटर डायग्राम से बनाइए, कैसे अपने वर्क डन सीधे लिख दिया, एरिया अंडर द कर्व। ये तो पूरा ये फॉर्मूला बना हमारे लिए, याद रखना ये हमारे लिए फॉर्मूला बना है। बट अगर हम उस मेथड का यूज़ करें, इंडिकेटर विद द हेल्प ऑफ किससे, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, तो सर इसमें क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। इंडिकेटर डायग्राम छोटा सा बनाते हैं। सर ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, क्या हमने लिया है, एक्सपेंशन, तो क्या ऐसे ही बनेगा ग्राफ, एक्सपेंड मतलब ये एरो ऐसे जा रहा होगा। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा इसको और ऊपर बना लो ऐसे कि हमें ग्राफ में समझ में आए। सर ये बन गया एक्सपेंशन। मान लो पहले किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे, जहां तुम्हें मन करे, तुम क्या उस पॉइंट पे एक वॉल्यूम मान लोगे, अरे कोई वॉल्यूम रहा होगा, ठीक है, फिर कुछ समय बाद हल्का सा वॉल्यूम चेंज करो, एकदम हल्का सा, तो सर उसका हल्का सा वॉल्यूम चेंज करेंगे तो क्या ये चेंज होगा, क्या होगा, dv होगा। क्या ये एक स्ट्रिप की तरह दिखाई दे रहा है आपको, अरे छोटा सा आपने वॉल्यूम चेंज किया है, तो ये देखो इसमें थोड़ा थोड़ा अगर चेंज करोगे तो क्या dv 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 ऐसे ही तो चेंज दिखाई देगा। तो हल्का सा हमने चेंज किया, कितना हुआ, dv। अच्छा सर यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें प्रेशर p दिखाई दे रहा है। अब एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इसका एरिया कितना होगा, ये जो स्ट्रिप दिख रहा है इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, तो सर ये स्ट्रिप ऐसे रेक्टेंगल की तरह दिख रही है ना, तो इसका ये वाली लंबाई क्या p है और ये कितना है, dv है, तो एरिया सर हो जाएगा p इंटू dv हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या ऐसे हमने हजारों स्ट्रिप अगर कट कर दिए हैं तो क्या सबके एरिया को जोड़ देंगे तो इस ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया नहीं मिल जाएगा। मतलब सर क्या हम अगर वर्क डन चाह रहे हैं तो क्या हम इसी एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दें, मतलब सर इसको v1 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट कर दें, v2, तो क्या पूरे ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। और पूरे ग्राफ का एरिया मतलब क्या यही वर्क डन कहलाता है क्या, तो सर एरिया इज इक्वल टू क्या वर्क डन नहीं आ गया। सर यही चीज़ तो यहाँ प्रूफ किए हैं, समझ रहे हो, तो वही चीज़ मैंने वहाँ पे लिखा है। ये एनालिटिकल मेथड है, बट ग्राफिकल मेथड से हमने ये ऐसे लिख दिया। तो पीवी इंडिकेटर डायग्राम में आप किसी भी कोई भी डायग्राम दे, अभी क्वेश्चन कराते हैं, कोई भी डायग्राम देना उसके नीचे का बस एरिया निकाल दो, बस साइन कन्वेंशन का यूज रखना कि कौन सा प्लस लोगे और कौन सा माइनस। अगर एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव, कंप्रेशन है तो नेगेटिव।
ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन कराते हैं आपको। ये नोट हो गया है ना भाई सब? अब साइक्लिक और क्लिक प्रोसेस ना बता के डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि उसका भी मतलब सेम वही है, आप निकाल लोगे क्वेश्चन से का हो। बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके आंसर बताइए। वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस undergoes a cyclic chain ABCD from the given diagram calculate the net work done in the process। और ब्रैकेट में दिया है कि 1 ATM जो है 10 टू द पावर्स, ये सब पढ़ ही रहे हो ना, ATM OTM प्रेशर स्टार्ट कर दिए हो ना चैप्टर, प्रेशर पढ़ लिए हो, फ्लूइड स्टार्ट हो गया शायद तुम लोग का, तो ये सब पढ़ लिए हो ना। A1 ATM में कितना पास्कल होता है, कितना, अगर उसको हम CGS में चेंज करें तो ये होगा, ये सब वैल्यू याद रखना भाई। हो सकता है पेपर में दी ना हो, अभी तो मैंने लिख दिया है और दिया भी था क्वेश्चन में। इधर P है ATM में और इधर V है, वॉल्यूम को उसने लीटर में दिया है। अब सिंपल सा कुछ करना नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट बनाना है, इसको एरिया निकालना है आपको, मैं बस और कुछ नहीं करना है। जितनी लाइन दिख रही है ना उनमें बस एरिया निकालो, सारे एरिया को जोड़ दो, वही वर्क डन होगा। ये क्वेश्चन बताएंगे, पहले आप कोशिश करो जिस मेथड से कर सकते हो, इससे कर सकते हो तो इंटीग्रेट कर दो, इससे कर सकते हो तो ग्राफ्स का एरिया निकाल लो। जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 9। ठीक है, आया भाई किसी और का 9? नहीं, देखो ध्यान से सुनो, बस मैं बताता हूँ। सर
अगर मुझसे पूछा है ना कि 1 मोल का एक आइडियल गैस है, अंडरगोज अ साइक्लिक चेंज ABCD, मतलब ऐसे उसमें चेंज हो रहा है। मतलब सर पहले एक्सपेंशन हो रहा है, फिर वॉल्यूम क्या कांस्टेंट रह रहा है, प्रेशर में चेंज हो रहा है बस, फिर वॉल्यूम क्या रह रहा है, चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, फिर प्रेशर बढ़ रहा है बट वॉल्यूम कांस्टेंट है सर। ठीक है, देन फ्रॉम द गिवन डायग्राम कैलकुलेट द नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो सर इसके नीचे का बस एरिया निकाल दो आप, मतलब इसी ग्राफ का एरिया, इसी फिगर का एरिया निकाल दो, इसी फिगर का बस एरिया निकाल दो। तो सर इसका एरिया निकालने के लिए वर्क डन इज इक्वल टू एरिया होगा। तो ठीक है सर, एरिया किसका निकालेंगे, ABCD निकाल देते हैं। ठीक है, तो सर कैसे होगा वर्क डन, तो बताओ एरिया क्या होगा इसका, अरे लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होगा। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर मत समझना, क्योंकि देखो यहाँ नीचे 4 है और ऊपर कितना गया है 5, तो जाहिर सी बात है ये लेंथ होगा और ये क्या होगा, ब्रेथ। तो सर ये कितना है, 4 है, मगर ये 4 है नहीं, देखो 0 1 से स्टार्ट है, तो 1 से लेके 4 तक है ना, 0 ये वाला टर्म हटा देंगे तो ये क्या 3 होगा, और ये 5 तक है तो ओनली कितना होगा, सही है ना भाई, ये 4 है ना टोटल, 0 से स्टार्ट होता तब ना 4 तक जाता, अभी ये 1 से 4 तक गया है तो टोटल 3 होगा, ये 4 में से 1 घटा देंगे तो बचा कितना 3, और ये देखो 0 से लेके कहाँ तक गया 5, तो ये 2 घटा देंगे, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट है, ये एक्चुअल कहाँ से स्टार्ट है 2 से, तो सर 2 से स्टार्ट है तो 2 वाला घटा देंगे, तो 5 से 2 घट गया तो ये भी 3 हो गया और ये भी 3, ये तो स्क्वायर है, तो ये तो स्क्वायर बन गया ना 3 और 3, तो एरिया स्क्वायर का क्या होता है 3 स्क्वायर। बट ध्यान से सुनना, 3 स्क्वायर करने से पहले सर 3 ये वॉल्यूम वाला, क्या ये वॉल्यूम है तो लीटर में है, समझ रहे हो, और प्रेशर ATM में है, और एक ATM इतना डाइन के बराबर होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बात समझो भाई, लीटर को भी सेंटीमीटर क्यूब में लाना पड़ेगा, ऐसे थोड़े आंसर दे सकते हो कि ये लीटर किस में रहेगा, लीटर में, और ये रहेगा सेंटी, मैंने बोला वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, यही सब ना होगा। तो सर हमारे पास इसको सेंटीमीटर क्यूब में लेके आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो सर पहले 1 लीटर जो होगा वो क्या हमारे पास कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा, बताओ भाई। 1 लीटर, देख वॉल्यूम को लीटर में जाएंगे तो क्या 1 लीटर जो होता है हमारे पास क्या मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, और उसको मीटर क्यूब में लेके जाएंगे तो 10 का पावर चेंज होगा ना। ध्यान से बताओ क्या 10 का पावर कितना होगा, -3 होगा। देखो भाई इसको मैंने बोला कि लीटर से मीटर क्यूब में तो बदल गया, लीटर से मीटर क्यूब में बदल गया, तो सेंटीमीटर में क्यूब में जाएगा तो 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 10 का पावर 3 3 3, हाँ ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा 1 लीटर में। ऐसे देखो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो सर यहाँ पे हो गया 3 × 10⁻³ इसके लिए अगर लिखेंगे, और इनटू में इसके लिए अगर लिखेंगे तो सर कितना हो गया 3 × 10 का पावर कितना दिया है 6, क्योंकि ये ATM में चल रहा है ना, तो एक ATM में इतना होता है तो 10 का पावर 6, तो 3 3 जा कितना हो गया 9 × 10 का पावर 9, ये वर्क डन मिला। और ये बताओ क्या सब CGS यूनिट लिए हो ना, डाइन सेंटीमीटर, तो ये किस में आएगा अर्ग में, 9 × 10⁻9 अर्ग, 9 आ रहा था ना, सही है ठीक है, 9 × 10⁻9 अर्ग सही आ रहा है। बताइएगा इसका आंसर, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, द PV डायग्राम फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस
is a triangle ABC drawn in a order the coordinate of ABC are, ये दिया है कोऑर्डिनेट 4,1 2,4 and 2,1 full stop. The coordinate are in the order PV ठीक है, जहाँ P है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम जो है वो लीटर में दिया गया है। कैलकुलेट द वर्क डन, फिगर बना लो। फिगर में बस मैं कोऑर्डिनेट लिख दूंगा भाई, आप नीचे पॉइंट बना लेना। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, सॉरी यहाँ B है और यहाँ C है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। ये प्रेशर है जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, और ये क्या है, वॉल्यूम है जो कि किस में दे रखा है, लीटर में। कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिएगा और लिख के बताइएगा कि कितना वर्क डन होगा इसमें। और ये हम एरो बना दे रहे हैं, ये साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ से चल रहे हो फिर वहीं पे आ जाना, यही तो साइकिल है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, क्या अगर इसमें ए से चले हो तो फिर कहाँ आ गए हो, ए पे आ गए हो। ऐसा प्रोसेस साइक्लिक कहलाता है, ठीक है। और अगर इसमें तुम्हें एरिया निकालना है तो सिंपल सी बात है, तुम्हें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया अंडर द कर्व मतलब वही ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के नीचे का पूरा एरिया निकाल दो, वही एरिया हमारा। बस इसमें लीटर को सेंटीमीटर में जाना है तो चेंज कर सकते हो, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इसको एक बार कोशिश करना, मैं आपको आंसर फाइनली बता दे रहा हूँ चेक करके कि कितना आ रहा है। हाँ, कंप्लीट साइकिल के लिए आ रहा है 3 × 10⁻³ जूल, ठीक है। और अगर हमसे ना एक एक पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए पूछेगा तब तो बहुत आसान है, बट अगर हमसे एक एक पार्ट में पूछ दिया, जैसे मान लो मैंने पूछ दिया कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द प्रोसेस A to B, केवल A to B के लिए पूछ दिया। बस ऐसे सोचो, मैंने A to B के लिए पूछ दिया, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना पड़ेगा ना। इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट पता है तो ये पता चल ही जाएगा, क्या ट्रेपीजम बन जाएगा ना। अरे बस ये लाइन मिटा दो, अब ये हमको इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने किसका बस पूछ दिया, AB, तो क्या ऐसे इसके नीचे का एरिया यही होगा ना। तो सर देखो, ये क्या अनपैरेलल साइड है और क्या ये पैरेलल साइड है, तो क्या ट्रेपीजम बना। ट्रेपीजम का एरिया निकाल देंगे तो क्या AB का मिल जाएगा, समझ गए। ट्रेपीजम का एरिया तुम्हें पता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों साइड को जोड़ दो और इनके बीच का डिस्टेंस लिख दो, ठीक है। तो आप ये भी निकालिएगा वर्क डन तीनों के लिए, A से B, B से C और C से A। वर्क डन A से B, B से C और C से D। इन तीनों, सॉरी C से D कहाँ होगा, C से A, ठीक है। इन तीनों के लिए, ये तो टोटल के लिए है, ये वर्क डन पूरा है ना, तो इसको लिख लेना वर्क डन फॉर अ साइकिल, कंप्लीट अ साइकिल। ये होमवर्क है आपका, करके लाइएगा, बताएंगे इसके बाद जीरोथ लॉ पे आएंगे।
क्यों नहीं हो जाएगा, वाई में